नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद सब्सक्राइबर्स व्यूअर सहित आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से अब तक मैं लगातार अच्छी सूचनाओं को आपके पास समक्ष रखता रहा। आगे भी मैं रखता रहूंगा। आज मैं यह जानकारी दे दूं कि 15 अगस्त की तरह 23 अगस्त 2020 को जो रविवार है संध्या 5 बजे आपके साथ मैं लाइव रहूंगा। आज मैं उपस्थित हूं रिजर्वेशन पार्ट 8 के साथ, जो ओबीसी जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक, इंश्योरेंस एक्सेट्रा से संबंधित है। उसके नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर की चर्चा मैं कर रहा हूं। वर्ष 1993 में जो रिजर्वेशन लागू हुआ 27% ओबीसी के लिए, उसमें जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला 36012 8 सितंबर 1993 को, उसके साथ जो अपेंडेड शेड्यूल है उसके 2C में जो रोमन 2C है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एक्स्ट्रा की चर्चा है, जिसमें पीएसयू, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटीज, यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सम्मिलित है। प्रावधान था कि सरकार जब तक इन संस्थाओं का इक्विवेलेंस गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एबीसीडी के ग्रुप में नहीं करती है, तब तक उनके भी डिटर्मिनेशन का, क्रीमिलियर डिटर्मिनेशन का आधार वही होगा जो अन्य के लिए है, अर्थात सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम काउंट होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इसका चूंकि पालन मैं समझता हूं कि पूरे देश में गंभीरतापूर्वक नहीं हो पाया, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर सहित सभी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के, ऑटोनोमस बॉडीज के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वार्ड्स या तो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं प्राप्त कर पाए या उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2004 में 14 अक्टूबर को डीओपीटी ने मेमो नंबर 36033 जारी किया, जिसके द्वारा बहुत से क्लैरिफिकेशंस जारी किए गए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था पैरा 9, जो उन संस्थाओं के लिए था जहां इक्विवेलेंस का निर्णय नहीं लिया जा सका था। इसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति आ गई कि क्रीमिलियर डिटर्मिनेशन का 2 क्राइटेरिया कर दिया गया, एक सैलरी को अलग काउंट करना, अदर सोर्स ऑफ इनकम को अलग काउंट करना। दोनों में से कोई अगर एक क्राइटेरिया फिक्स्ड लिमिट से ज्यादा हो गया तो उनके वार्ड्स को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। ऐसी परिस्थिति में एक वक्त आया जब वर्ष 2012 में बीच में तो बहुत से कैंडिडेट्स के साथ समस्या होती ही रही पूरे देश में, लेकिन जब मामले कोर्ट्स में जाने लगे तो ये काफी हाईलाइटेड हुए। वर्ष 2012 में रोहित नाथन ने ओबीसी कैंडिडेट के रूप में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है उसमें कम्पीट किया। उन्हें आईएफएस की अनुशंसा यूपीएससी ने डीओपीटी को की, लेकिन डीओपीटी ने लोकल अथॉरिटी से जांच कराकर सैलरी के आधार पर यह कहा कि उनके फादर चूंकि पब्लिक अंडरटेकिंग में हैं और उनकी सैलरी काफी है, जबकि उनकी संस्था ने प्रमाण पत्र दिया था कि इनके फादर 45 वर्ष की उम्र में क्लास 2 लेवल में आए थे और 48 वर्ष की उम्र में क्लास 1 लेवल में आए थे। फिर भी सैलरी को काउंट करते हुए इनको महरूम कर दिया गया और सर्विस अलॉट नहीं किया गया। तब इन्होंने एक केस किया कैट चेन्नई में। ये ओए नंबर 810 400/464/2014 कैट ने, ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चेन्नई है, उसने सुनवाई के बाद डीओपीटी को निर्देश दिया कि इन्हें आईएफएस अलॉट किया जाए। उनके द्वारा कंप्लाई नहीं किया गया तो रोहित नाथन ने फिर 2 केस किया कैट चेन्नई में। ओए नंबर 1132/2014, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारी सीनियरिटी लूज नहीं हो, इसीलिए जनरल कैंडिडेट के रूप में उन्हें आईपीएस अलॉट किया जाए। और दूसरा उन्होंने ओए नंबर 1133/2014 दायर किया कि जो मेमो नंबर है 2004 का, उसके पैरा 9 की वैलिडिटी को उन्होंने चैलेंज किया। इसी बीच वर्ष 2013 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, जिसमें जी बाबू भी कम्पीट किए।
उनके पिता भी अंडरटेकिंग में थे। उनके पिता 48 वर्ष की उम्र में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुए थे, लेकिन उनका वेतन चूंकि लगातार 3 वर्षों में फिक्स लिमिट से ज्यादा था, इसलिए डीओपीटी ने यूपीएससी की अनुशंसा के बाद भी उन्हें सर्विस अलॉट नहीं किया। इसलिए उन्होंने चेन्नई कैट में ओए नंबर 1375/2014 दायर किया। कैट ने इन तीनों केस को 1132, 1133, 1375/2014 को क्लब करते हुए 12 जनवरी 2017 को आदेश पारित करते हुए डीओपीटी को निर्देश दिया कि 2014 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसके पैरा 9 को विथड्रॉ किया जाए। और उन्होंने यह भी पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के वार्ड्स के बीच होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है, यह पैरा 9। डीओपीटी ने उक्त आदेश के विरुद्ध, जो कैट चेन्नई का आदेश था उसके विरुद्ध ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया। वो और इस रिट पिटीशन का फैसला 31 अगस्त 2017 को हुआ, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश दिया कि यह रिट पिटीशन 2 काउंट पर फेल करता है। फर्स्टली, नॉट फॉर्मुलेटिंग इक्विवेलेंस एंड कंपेरेबिलिटी टेस्ट। Secondly, when salary is not the criteria for central and state government, then counting of salary for undertaking is hostile discrimination. कैट चेन्नई के आदेश को सही मानते हुए सरकार के रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। इस बीच यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट वर्ष 2015, 2016, 2017 का जारी हुआ। इसमें सैकड़ों ओबीसी कैंडिडेट को दिक्कत होने लगी। डीओपीटी ने उनको सर्विस अलॉट नहीं किया, उनके सैलरी, उनके पेरेंट्स के सैलरी को काउंट किया गया, जिसके बाद बहुत से कैंडिडेट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में कंप्लेन किया। 56 कैंडिडेट ने जो बैकवर्ड वेलफेयर से संबंधित पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसमें उन्होंने अपना मामला रखा। और इसी बीच केतन एवं अन्य 11 कैंडिडेट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में रिट पिटीशन 3074-3084/2017 मतलब 12 कैंडिडेट ने दायर किया था। इसमें सुनवाई करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि देयर इज नो बेसिस टू रिलाई अपॉन इम्प्यून्ड क्लैरिफिकेशन ऑफ अक्टूबर 2004। दस इम्प्यून्ड कम्युनिकेशन इज सेट एट नॉट एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डेड, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, is directed to verify the creamy layer status of petitioners while solely relying upon the office memorandum of September 1993 within 8 weeks. State at not का मतलब था कि वही पैरा 9 वाला संबंधी जो निर्देश है उसको शून्य घोषित कर दिया गया। इन निर्णयों से स्पष्ट है कि वैसी संस्थाएं, चाहे वो प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑटोनमस बॉडीज हो, स्टेट का पब्लिक अंडरटेकिंग हो, जिनका अभी तक इक्विवेलेंस गवर्नमेंट सेक्टर के साथ नहीं हुआ है ग्रुप ए बी वगैरह में, उनके क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन का आधार सिर्फ अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा। मैं दो तीन इक्विवेलेंस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने किया है, बीएसएनएल ने किया है, इसकी चर्चा मैं आगे की वीडियो में करूंगा। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इन कोर्ट ऑर्डर्स के बाद इंडिविजुअली उन कैंडिडेट्स को तो न्याय मिल गया और उन लोगों को सर्विस अलॉट हुई, लेकिन चूंकि आदेश न तो ये जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है या जो डीओपीटी है उनके द्वारा कोई पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुआ है मंत्रालयों के लिए, विभिन्न विभागों के लिए या राज्य सरकारों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जिसके कारण कि प्राइवेट सेक्टर सहित अन्य सभी लोगों को लाभ हो पाए कि जब तक इक्विवेलेंस नहीं होता है सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होगा। मैं सभी राजनीतिक दलों से तथा विशेषकर ओबीसी से आने वाले राजनेताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और डीओपीटी विभाग के स्तर पर इस मसले को गंभीरतापूर्वक निश्चित तौर पर उठाएं, ताकि सभी को पत्र निकलने के यदि निकलेगा तो सभी को लाभ होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।